स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो एक्सरसाइज 1.3 में 4 में क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग थे और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला द रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ठीक है, हमको ना यहाँ पे इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमको दिया हुआ है, मतलब डेसिमल्स में दिए हुए हैं वो लोग वो नंबर्स हमको। तो इसमें हमको बोला है कि डिसाइड करना है कि वेदर दे आर रेशनल और नॉट, कि वो रेशनल है या नहीं है। एंड इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। अगर वो रेशनल है और वो p अपॉन q की फॉर्म में है, देन तुम ये क्या मतलब q के बारे में क्या कह सकते हो कि जो उसमें जो रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में q है या वैल्यू है जो भी डिनोमिनेटर में, उसके बारे में आप क्या कह सकते हो। तो सबसे पहले जैसे हम 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 43.123456789, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और इसमें बोला गया है, पहले तो हमको ये बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। तो कैसे पता चलता है रेशनल है या नहीं है? तो मैंने आपको बताया था बेटा, रेशनल होने के लिए 3 में से कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए। कंप्लीटली डिविजिबल हो, या तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है, या फिर वो टर्मिनेटिंग हो, कंप्लीटली कट गया हो, चाहे इवन पॉइंट में कटा हो, ठीक है। कंप्लीटली डिविजिबल हो या वो टर्मिनेटिंग हो, चाहे वो इवन पॉइंट में कटा हो, है ना, पॉइंट में कटा हुआ है वो भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा। या फिर लास्टली वो रिपीट हो रहा हो पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद वो रिपीटिंग हो। तो इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, डेट मीन्स कि वो नंबर रेशनल है। अभी हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है उसके बाद यहाँ पे डैश 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 नहीं है, मतलब डेट मीन्स कि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में नहीं है, मतलब आगे ये कंटिन्यू नहीं है, ये इधर ही एंड हो गया है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो इसमें कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है? ये टर्मिनेटिंग वाली। तो ये टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेशनल नंबर है। अब इसमें हमें ये बताना था कि नीचे वाली जो वैल्यू है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो। देखो बेटा, जो भी नंबर टर्मिनेटिंग होता है, मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग होता है तो उसके नीचे की तरफ जो वैल्यू है वो 101% 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगी, है ना। कल ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी, पूरा इस पर एक टॉपिक हमने पूरा डिस्कस, आधा घंटा इसी पे निकाला था हमने ऑलमोस्ट। तो मैंने बताया था बेटा, जो भी चीज़ टर्मिनेटिंग है डेट मीन्स कि उसमें जो उसका डिनोमिनेटर है, मतलब वो जो q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, फिर वो रिपीटिंग होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट का आंसर है इट इज़ अ रेशनल। एंड इसमें ये भी लिख देंगे हेयर q इज़ इन द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, बस। तो इसका आंसर अगर आपको बहुत सिंपल वर्ड में लिखना है तो लिखना है इट इज़ रेशनल, ठीक है, ये एक रेशनल होगा, इट इज़ अ रेशनल नंबर। एंड हेयर यहाँ पर q इज़ इन द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। और ये मैंने आपको कल इसका रीज़न भी बता दिया था, क्योंकि अगर वो इस फॉर्म में नहीं होगा ना बेटा तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। अगर वो इस फॉर्म में है तो इसका मतलब है ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पूरा पूरा कट गया, इसके आगे कोई भी डॉट्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो q है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में है, ठीक। तो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी आगे और जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ना उससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन इसका हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर है 0.120 1200 1200 एंड सो ऑन। आगे लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ना क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये जो नंबर है, जो भी ये नंबर है, यहाँ पर देखो ये बेटा रिपीट नहीं हो रहा है, इसका पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। देखो मैंने आपको बोला था कि हम जब रिपीटिंग की बात करते हैं तो हम पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो डिजिट्स हैं वो तो 0 से लेके 9 तक ये 10 डिजिट्स हैं, उन्हीं से नंबर्स बनते हैं, तो उसके अलावा तो कोई डिजिट हम लेके नहीं आ सकते। बात हम जब रिपीटिंग में बोलते हैं तो वो पैटर्न होता है। तो यहाँ पे बेटा आपने देखा है 1 2 0, फिर 1 2 00 आया और फिर 1 2 000 आ रहा है। डेट मीन्स कि ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, और जब पैटर्न रिपीट नहीं होगा तो इसका मतलब है वो रेशनल नंबर नहीं है, वो इर्रेशनल नंबर है। और जो भी इर्रेशनल होता है उसमें हम
उसके डिनोमिनेटर के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि रेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता ही नहीं है ना। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कौन होता है, वो जो केवल रेशनल होता है। रेशनल नंबर्स आर ओनली कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शनल फॉर्म, अदरवाइज रेशनल के अलावा जो भी नंबर्स है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो आपको ये क्लियर हुआ। तो इसमें तो हम क्यू के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये रेशनल है ही नहीं, है ना। ठीक है बच्चा बेटी, नाउ आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं इसके। ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा 43.123456789 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये जो बार होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज़ रिपीट हो रही है। मतलब इसका मतलब है, इस बार का मतलब कि 1 2 3 4 5 और उसके बाद भी फिर ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, ये इट इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। दिस बार शोज दैट दिस नंबर इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ये अपने को रिपीट कर रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा, ये प्रक्रम चलता रहेगा इन्फिनिटिव तक। तो बेटा ये रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब है देखो ये रेशनल है, क्योंकि ये रिपीटिंग है ना। रेशनल की डेफिनेशन हमने देखी थी, डिविजिबल होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये तो रिपीटिंग है, तो ये रेशनल है। अब बात करते हैं ये रेशनल है, तो फिर ये ऑब्वियसली पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी होगा, क्योंकि रेशनल है। रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये जो इसका क्यू है ना, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इस फॉर्म में होता तो फिर ये रिपीटिंग नहीं होता, ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाता, है ना। तो बस हम यहाँ पे ना क्या लिखेंगे इसका आंसर, इट इज़ अ रेशनल नंबर एंड हेयर q इज़ नॉट इन द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा इसका आंसर है, इट इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होता है वो रेशनल नंबर है। इट इज़ अ रेशनल नंबर बट हेयर q इज़ नॉट इन द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m। ठीक है, तो जब जो ये रेशनल नंबर है, इसमें जो q है ना, मतलब जिसका डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है और इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं बची। अब इसके बाद वही समरी अमरी रह गई है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग करते हैं मॉड्यूल्स। ठीक, सर फर्स्ट टर्मिनेटिंग है, सेकेंड रेशनल। ओके बेटा, हाँ गुड बेटा, सही है, सारे आंसर सही है आपके सुमित, वेरी गुड। तो आप ये बताओ मुझे कि ये जो हमने टॉपिक किया है समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। ओके बेटा। बेटा हम लोग ये कह रहे थे ना, जैसे मैं बोल रहा था कि ये पूरा चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों का जो भी इस चैप्टर का डाउट है वो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं, या फिर हम मॉड्यूल करना चाहें, अगर आप चाहते तो मॉड्यूल करा दीजिए। सर मॉड्यूल के क्वेश्चन कहोगे तो मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर आपके डाउट्स हैं तो अभी आप पूछ लो मेरे से इस चैप्टर में जो भी आपका डाउट है। कोई भी डाउट, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर बच्चे से मैं बोल रहा हूँ, हर एक कोई भी बच्चा बोल सकता है उसका जो भी डाउट है। जैसे संभवी, नंदनी, रितु, संचित, कृष्णा, निक्की, सुप्रिया, बेटा जो भी आपके डाउट है आप पूछ सकते हैं मेरे से। किसी का कोई डाउट नहीं है? चमत्कार हो गया। आपके टेस्ट में नंबर दिखाऊं मैं सबको? टेस्ट में नंबर तो आपके इतने खास आए नहीं, कुछ कोई डाउट आपको किसी को भी नहीं है। मैं आपको नंबर दिखाता हूँ ज़रा अपने वाले टेस्ट के। चलो डिस्क्लोज नहीं करते सबके सामने, बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, बाद में दिखा दूँगा पर्सनली। ठीक है, तो बेटा आप लोग मुझे लग रहा है थोड़ी मेहनत कम कर रहे हैं। आप मेहनत करो, क्योंकि अगर आपके डाउट्स नहीं है दैट मीन्स कि आपने उसको स्टडी नहीं किया है। स्टडी करोगे तो डाउट्स आएंगे निकल के। चलो, तो अभी तो खैर टाइम है, इस पूरे वीक हम चैप्टर फर्स्ट ही करेंगे। तो आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा।
ठीक है, अभी हम लोग मॉड्यूल कर रहे हैं। ये किधर है, ये खुला तो है, ठीक है। ये तो मॉड्यूल में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तो हम लोगों ने कर लिए थे। फंडामेंटल थ्योरम भी मैंने आपको बता दी थी। फंडामेंटल थ्योरम होती है, फंडामेंटल थ्योरम को अगर मैं जल्दी से रिवाइज करवाऊँ तो वो ये कहती है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है ना और उसके हम फैक्टर्स लिखते हैं, तो उसके फैक्टर्स को अगर हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे तो केवल हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बोलूँ, 6 एक कंपोजिट नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर होते हैं 2 into 3, ठीक है। तो अगर हम किसी भी नंबर्स को, किसी भी नंबर कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स को हम लिखते हैं, तो उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हम लिखते हैं, तो एक ही तरीके से लिख सकते हैं उसको। 2 into 3 ही लिख सकते हैं, या 3 into 2, मतलब उसका सीक्वेंस तो आप चेंज कर सकते हो, बट 2 into 3 ही लिख पाओगे आप 6 को, 6 के प्राइम फैक्टर्स को। उसके अलावा आप किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इसी पे बेस्ड है, मतलब जितने भी क्वेश्चन अब आने वाले हैं आगे इसी पे बेस्ड है, छोटी सी थ्योरम के ऊपर। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, निक्की हमारी क्लास में ही है बेटा, निकिता, ठीक है, निकिता नाम है उनका। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ए एंड बी इज़ 5 एंड द एलसीएम इज़ 200। ठीक है, दो नंबरों का जो एचसीएफ है ए और बी का वो 5 है और उनका एलसीएम है 200। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो हमें ए बी का प्रोडक्ट बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। दो नंबर है हमारे पास ए एंड बी, उनका जो एचसीएफ है वो हमारा कितना है 5 है, और उनका जो एलसीएम है वो हमारा कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। आई थिंक एचसीएफ 5 है और एलसीएम 200 है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट बतानी है ए एंड बी की। तो हमारे पास बेटा एक फार्मूला होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब दो नंबर्स की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो होता है हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो दो नंबर्स हमको यहाँ पे दिए हुए हैं ए एंड टू बी, और एलसीएम इनका दिया हुआ है 200 एंड मल्टीप्लाई एचसीएफ इनका दिया हुआ है 5। तो यही पूछा था इसने ए बी क्या होगा, तो ए बी हो जाएगा 1000, ठीक है, आंसर है इसका 1000, ठीक। समझ में आया आप लोगों को? तो इसका आंसर है यस 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, बोला व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था, आपको याद हो तो बेटा सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं मॉड्यूल से, फ्रॉम मॉड्यूल, ठीक है ना। एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें कि हमें बताना है एचसीएफ किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सुप्रिया बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। मुझे बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? सर 2। 2 होता है, 1 क्यों नहीं होता? सर क्योंकि 1 सबसे डिवाइड होता है। क्योंकि 1 सबसे डिवाइड होता है। अच्छा, 4 के टेबल में आता है 1? 4 के टेबल में 1 आता है? सर 1 की टेबल में 4 आता है, सबसे सबका डिविजिबल होता है। ये आंसर नहीं है बेटा इसका। चलो मैं पूछता हूँ सबसे, ठीक है। निकिता बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो निक्की, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। हाँ बताओ बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है बेटा? संचित मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। हाँ बेटा बताओ, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? सर 2।
2 होता है। क्यों होता है 2? 1 क्यों नहीं होता? सर क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? रीज़न दो। रितु, रितु मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आपको? हेलो रितु बेटा। रितु मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सुमित को पता है। हेलो। हाँ बेटा रितु, यस सर। हाँ बेटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? सर 2। क्यों होता है 2? 1 क्यों नहीं होता? सर 1 क्योंकि यूनिक नंबर है। ना, आंसर नहीं आया अभी भी। चलो मेरे को श्रद्धा बताएंगे फिर। श्रद्धा आप बताओ बेटा। सर क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये होता है हाँ कि वो सिर्फ उसके दो फैक्टर्स होते हैं, या एक 1 और एक द नंबर इटसेल्फ। हाँ लेकिन 1 का सिर्फ एक ही 1 खुद ही भी है, हाँ, तो वो एक यूनिक नंबर होता है, नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। वेरी गुड बेटा। एग्जैक्टली जो वर्ड था ना वो ये था कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, कोई भी प्राइम नंबर हो, जबकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है, 1। ठीक है, देखो अब 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इस 2 के 2 फैक्टर्स हैं, एक तो वो 2 और 1। ठीक है बेटा, इसलिए ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर है, 1। 1 एक यूनिक नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रियल नंबर है, सब कुछ है, बट वो एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 3 के 2 फैक्टर है, एक तो 3 और एक 1। 5 के 2 फैक्टर है, 5 और 1। ठीक है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको अब समझ में आ गया होगा, 2 है और क्यों है। ठीक, नाउ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हाँ तो बेटा संभवी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ बेटा क्या होता है? हेलो बेटा संभवी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो संभवी, हेलो संभवी को नहीं आ रही शायद। नंदनी बेटा आप मुझे बताओ। सर जितने भी नंबर जो प्राइम नंबर और यूनिक नंबर के अलावा होते हैं, हाँ बेटा, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, है ना? ठीक है, आज मुझे उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। गुड जो बेटा, इंटीजर्स होते हैं, बिल्कुल जो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होते हैं। ठीक है बेटा, मुझे ये बताओ इंटी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? 4। 4, वेरी गुड। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4। ठीक, तो अब हम इसको कर सकते हैं, अब हमें इनका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4 हमें बताना है बस। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बड़ी वैल्यू को अंदर, छोटी वैल्यू को बाहर, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 2 सा 4, ये तो कट गया, तो 2 से ये कट गया, मतलब 2 इसका एचसीएफ है। ठीक है, समझ में आया? एचसीएफ क्लियर है अभी सबको? यस वेरी सर। गुड, ओके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे इसका। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। बोला है शो डेट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 टू द पावर n वेयर n इज़ नेचुरल। ये लिखा है ना बेटा, n और उसके आगे e लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है n रिलेटेड टू n ये कैपिटल N जो है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, n यहाँ पे जो कैपिटल वाला n है ना, वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे n रिलेटेड टू, ये e का जो साइन है ना, इसका मतलब है रिलेटेड टू कैपिटल N, मतलब ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, तो हमको शो करना है कि इसकी जो एंड डिजिट होगी वो 0 नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने किया हुआ है, बट एक बार थोड़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। 6 टू दी पावर n को हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि जो उसकी यहाँ पे n जो है ना, ये नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू कुछ भी रख दें तो इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी, ये हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम 6 टू दी पावर n को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर n, है ना। और जैसी
किसी भी नंबर की पावर n होती है और अंदर की तरफ जितने भी नंबर लिखे होते हैं वो n जो है सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। तो ये 2 पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3 पे भी। अच्छा बेटा, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि इसकी एंड डिजिट 0 नहीं होगी। तो बेटा किसी भी नंबर की एंड डिजिट 0 तब होती है जब उसके फैक्टर में 5 आता है, बट इसके फैक्टर में तो 5 आ ही नहीं रहा, इसके फैक्टर में तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो बस यहाँ पे हम सीधा आंसर लिख सकते हैं 6 to the power n can never be 6 to the power n's लिख लेते हैं, n's 6 to the power n's last digit can never be 0, last digit can never be 0 since never be 0 since मतलब क्योंकि its factor does not contain 5, क्योंकि इसके फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है, does not contain 5, ठीक। तो आगे आप चाहे तो स्टेटमेंट को और भी लंबा चौड़ा करके लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो 6 to the power n's last digit can never be 0 since its factor does not contain 5 and a digit whose factor does not contain 5 can never be lasted with 0, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो और भी बड़ा करके, या इतना ही बहुत है, इतने से भी समझ में आ जाएगा टीचर को, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट तो मैंने ये पहले भी लिखवाई हुई है, आप वहाँ से उसको देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा आप लोगों को ना अगर कोई डाउट होता है ना, तो जैसे सुमित मेरे को चैट में भेजता रहता है, आप भी भेज सकते हैं। देखो सुमित ने कितना सारा कुछ भेजा हुआ है मेरे को, सर सेम सर मेरा भी, ओके बेटा सर प्लीज़ हमें भी क्वेश्चन दिया करिए, बोर हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित को ही दे देते हैं। तो सुमित को हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एससीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 फाइंड द अदर नंबर। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा इसको, ठीक है। इसमें देखो हमको एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया हुआ है, दो में से एक नंबर हमको 54 दे दिया, अदर नंबर हमसे पूछा हुआ है। तो आपको पता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम की जगह तो रख देंगे 162, एचसीएफ की जगह 27 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एक नंबर 54 है एंड अदर नंबर को x ले लेंगे। तो 54 इंटू एक्स इक्वल्स टू 27 इंटू 162, और x निकालना है तो 27 चला जाएगा, 54 चला जाएगा 27 एंड अपॉन 162 के डिवाइड में, ठीक है। इसको आप खुद से कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सिमिलर है, बोला एलसीएम 2 नंबर का एलसीएम दिया है, उनका एचसीएफ दिया 1 नंबर 297 दिया है, अदर पूछा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है कुछ नहीं, ये भी थोड़ा सा यूनिक है बस, ठीक है। अब इसमें ना हमको कुछ चीज़ दी हुई नहीं है, बस उसको हमें देख के आंसर देना है। बोला वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर आर, मतलब एक फिगर दी हुई है और वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दी है। देखो यहाँ मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये देखो फिगर दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। और ये 2013 में बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, फॉरेन में, मतलब इसमें ना हर टाइप के क्वेश्चन है जो अपने यहाँ दिल्ली में, फॉरेन में, ऑल इंडिया, मतलब हर एक जिस लेवल पे आए हुए हैं ना वही सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप ना एक ग्राफ देख पा रहे होंगे, एक्स और वाई का ग्राफ है ये, और इसमें हमको बताना है ना ये ग्राफ जो है इनमें से कौन से आंसर से बेस्ट सुटेबल है, ठीक है, किस ऑप्शन से बेस्ट रिलेटेड है ये ग्राफ। तो ये सर इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी, ओके। सुमित आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ बेटा सुमित। सर कर रहा हूँ। ओके आप कर रहे हो, ठीक है, ओके। कृष्णा बेटा आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मैं आपके लिए तब तक ये पूरा चार्ट जो है ना ये बना देता हूँ। कृष्णा आपको आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? सर मेरा हो गया। ओके बेटा बताओ फिर मुझे क्या है आंसर। सर बी आ रहा है मेरा। बी आ रहा है आपका, ठीक है। बी Yes, मतलब sir. 21 और 81, ठीक है। चलो मैं देख लेता हूँ। तो ये हमें ग्राफ दिया हुआ था, y इक्वल्स टू ऐसे 4 दिया हुआ है, फिर y इक्वल्स टू x दिया हुआ है,
और फिर x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था 4 इंटू 7 4 3 और 7 सर 3 3 और 7 ऐसे दिया हुआ है हमें। तो हमको ये बताना है बेटा कि x और y की वैल्यू क्या होगी, है ना। हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसमें ना x और y की वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो हमें बताना है इस ग्राफ को देख के कि उनकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। देखो x की वैल्यू तो हो गई, x के दो फैक्टर है 3 और 7, तो x की वैल्यू हो गई 3 इंटू 7, है ना। ये फैक्टर्स ग्राफ है। तो एक्चुअली x की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू 7, दो फैक्टर थे ना 3 इंटू 7, तो यहाँ पे हो गया 3 7 जो 21। नाउ y की वैल्यू देखो बेटा, अब यहाँ पे हम देखते हैं y की वैल्यू क्या होगी, है ना। सारे बच्चे आ ही गए हैं, आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया। तो y की वैल्यू निकालने के लिए बेटा बहुत सिंपल है। y के फैक्टर है 2, x और 4। y के दो फैक्टर है x और 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू एक्स, और x की जो वैल्यू है वो है 21, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 84 हो गई, है ना। हम देख पा रहे हैं ना यहाँ पे y के दो एरो है, एक तो 4 की तरफ है, एक x की तरफ है। तो y की दो वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू एक्स, एंड 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 24, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको ये? यस सर। ओके यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग आगे करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो अभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 मॉड्यूल 10 नहीं 12 बोला प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज 3825 का प्राइम फैक्टर बताना है। तो 3812 है ये क्वेश्चन नंबर, 3825 का प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके निकाल दो प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3825, 5 से मैंने किया, 5 7 जा 35, बचा 3 कैरी, 5 6 जा, उसके बाद 32 था, 2 इधर बच गया, तो 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 1 कैरी, 5 3 जा 15। फिर इसको मैंने 3 से काटा, 3 5 जा 3 1 जा, फिर अगेन 3 से 3 1 जा 3 7 जा, फिर 17, तो 17 के टेबल में ही आता है, ठीक है। 17 एक प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर तो खुद ही के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825, तो 3825 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो कितने 5 हैं 2, तो 5 की पावर 2, और कितने 3 हैं वो भी 2 है, तो 3 टू दी पावर 2, और जो बचा उसको लिख दो 17 एज इट इज़। तो इसका आंसर है 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 17, ठीक है। तो इसका आंसर देखो 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 17। अच्छा इसका आंसर ना वैसे ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो है 25 लिखा हुआ है, 25 और 5 स्क्वायर दोनों सेम ही तो है, पर आप ना इसमें बेस्ट, मैंने बताया ना बेस्ट सुटेबल आंसर लिखना है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हर एक पैटर्न में जो है स्क्वायर में दिया हुआ है, जो भी पैटर्न है वो स्क्वायर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इसका बेस्ट सुटेबल आंसर है वो 3 है, ऑप्शन 3, ठीक है बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में SCF ऑफ 45 एंड 105 इज 15, राइट देयर LCM। SCF दिया हुआ है 45 एंड 105 का, वो 15 है, तो उनका LCM हमें बताना है। तो आपको पता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू SCF मल्टीप्लाई LCM। सर हाँ बेटा बोलो। तो इसका आंसर 315 है। हाँ बेटा इसका आंसर 315, ठीक है, वेरी गुड बेटा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 14, तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए अभी। तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन बोला गया है इसमें, फाइंड द SCF ऑफ 1216 एंड 7344 बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम।
तो मैंने आपको ना जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे यूक्लिड्स एल्गोरिथम बताया था मैंने कि कैसे करना होता है, उसी तरीके से करना है। ठीक है, इसको मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी इसको आप खुद से कर लेना। ठीक है, वैसे एक ही क्वेश्चन है यूक्लिड्स वाला, मैं करके दिखा देता हूँ। नंबर याद रखना 1260 एंड 7344। 1260 एंड 7344, इसका हमें ना एल्गोरिथम बनाना है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब बेटा कि इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने जैसे किया है इसका एचसीएफ निकालने में, वो चीज़ हमें लिखनी है। तो सबसे पहले ना इसका एचसीएफ निकाल दो आप। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है कि डिवीज़न मेथड से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। होता तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है, बट यूक्लिड्स जब आप उसका एल्गोरिथम लिखोगे ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इसका एचसीएफ निकालो सीधा डिवीज़न मेथड से, तो वो आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा। जैसे डिवीज़न मेथड से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू है उसको अंदर, छोटी वैल्यू को बाहर। अब इससे इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि 6 से इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 2 0 0 36 3 कैरी 12 और 3 15 1 कैरी 6 1 6 1। तो 6 है तो बड़ा आ रहा है, तो इसको 5 से करके देखते हैं। 5 33 कैरी 12 13 1 कैरी एंड 5 1 5 1 6। तो 5 से करने पे ज़्यादा सुटेबल आंसर आ रहा है। अब इन दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो 4 4 और इधर 0 और इधर 1। देखो बेटा जो भी सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर आया है ना, अभी आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब ये रिमाइंडर बचा 1044। अब ये 1044 जो रिमाइंडर बचा है ना, उससे जो पहले हमारा डिवाइज़र था 1260, अब इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1044 से 1260 को डिवाइड किया हमने, तो यहाँ बचा 6, बचा 1 और 2, तो 216। अब इस 216 से 1044 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको मैंने देखा 5 जा, आई थिंक 5 जा क्लोज आ जाएगा, ज़्यादा 5 जा बड़ा हो जाएगा, 4 जा करना पड़ेगा। 24 2 कैरी 4 जा 2 6 और 8। ठीक है, तो ये हमने किया 4 जा, तो आ गया 8 6 4, तो बचा कितना 0 एंड 14 8 1, तो 180 बचा। अब इस 180 से 216 को डिवाइड, 1 जा 180, बचा 6 और 3 36। ठीक है, अब इस 36 से 180 को डिवाइड करेंगे। 36 5 जा 36 5 जा 180, तो हमारे पास आ चुका है ये एचसीएफ। एचसीएफ कौन सा होता है हमारा, अब इतने सारी कैलकुलेशन में एचसीएफ क्या होगा, जो हमारा लास्ट डिवाइज़र है वो हमारा एचसीएफ है। ये लास्ट डिवाइज़र 36 है, तो यही हमारा एचसीएफ है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे एचसीएफ। वो डायरेक्टली नहीं लिखना, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे देखो सबसे पहले अब हम निकाल रहे हैं टू फाइंड, ऐसे लिखेंगे इसको, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1260 and 7344 by यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम लिखेंगे। तो वो थी A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ये जो R है वेयर, ऐसे लिखना है पूरा, वेयर R इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 0 बट लेसर देन B। ठीक है, ये हमें पूरा स्टेप लिखने के बाद अब हम लिखेंगे सबसे पहला स्टेप। ठीक, स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, A इक्वल्स टू कितना था हमारा 7344, ये था हमारा डिविडेंड, लिख लेंगे इसको डिविडेंड। ठीक, उसके बाद कॉमा डिवाइज़र, मतलब B इक्वल्स टू हमारा था 1260, ये था हमारा डिवाइज़र। ठीक है, ऐसे हमने लिखा। उसके बाद लिखेंगे देन बाय यूक्लिड्स
डिवीज़न एल्गोरिथम, देन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से हम लोगों ने क्या किया, देखो जो डिवाइज़र था वो हमारा 7344 इक्वल्स टू, सॉरी डिविडेंड इतना था। उसके बाद बी जो था हमारा था डिवाइज़र। तो यहाँ पे ना इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है ना इसमें वैल्यू रखनी है बस, ठीक है। ए की वैल्यू थी 7344, बी की वैल्यू है 1260 इंटू क्यू, क्वेश्चन कितना आया था पहले हमारा, ये रहा 5, इसको रख देंगे, प्लस रिमाइंडर कितना आया था हमारा पहले, ये रहा 1044। हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में ए की वैल्यू कितनी हो गई, स्टेप सेकंड में ए हो गया 1044 और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है, और कॉमा डिविडेंड यहाँ पे डी है, ठीक है, कॉमा बी की वैल्यू कितनी हो गई सेकंड स्टेप में, बी की वैल्यू हो गई, उल्टा लिख दिया मैंने, ये है हमारा यहाँ पर 260 और डिवाइज़र बी था, डिवाइज़र कितना हो गया 1044, ठीक। बस उसके बाद हम फिर अगेन लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, देन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से अगेन यही फार्मूला जो ऊपर वाला है, ये वाला इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसी का यूज़ करना है हमें, इसी में वैल्यू पुट कर दो। फिर दोबारा से ए कितना है 1260, बी कितना है 1044, क्वोशिएंट कितना आया सेकंड वाले स्टेप में 4 और रिमाइंडर कितना आया सेकंड वाले स्टेप में 180। बस इसको लिख दो यहाँ पे। उसके बाद एक स्टेप और बनेगा, 4 स्टेप बनेंगे इसके। बस आपको यही करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाना है। बस जितने स्टेप्स है ना, जैसे अब ए कितना हो जाएगा, अब ए हो जाएगा कितना 216, बी हो जाएगा 180, रिमाइंडर हो जाएगा 36 एंड क्वोशिएंट हो जाएगा 1। तो ये इसका स्टेप हो जाएगा, स्टेप नंबर 3। फिर स्टेप नंबर 4 और फिर लास्ट में लिख देना बाय अबव स्टेप्स, बाय अबव स्टेप्स, ठीक है। द SCF of 1260 and 7344 is 36। मतलब जब सारे स्टेप्स आप लिख दोगे ना, बस एंड में ये आंसर लिख देना, ठीक है। सर 2 मार्क्स से क्वेश्चन में इतना लिखना पड़ेगा? हाँ बेटा लिखना पड़ेगा, क्या करें, एल्गोरिथम तो लिखना ही पड़ेगा ना इसका पूरा। देखो बेटा इसमें ना आपको बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी तो आपको ना मैं समझा भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, बट एग्ज़ाम में आप क्या करोगे, ये निकालोगे बहुत जल्दी से और फिर उसका पूरा ये एल्गोरिथम लिखते चले जाओगे, ठीक है। देखो एग्ज़ाम में आपको हो सकता है ये क्वेश्चन 3 नंबर में मिल जाए, ठीक। एग्ज़ाम में ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो छोटा सा हो, 2-3 स्टेप में ख़त्म हो जाए। इतना बड़ा स्टेप वाला ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है। हो सकता है एग्ज़ाम में ये छोटा है, ठीक है बेटा। सर हाँ बेटा बोलो। सर एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को केवल यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लिख के डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन करके नहीं शो कर सकते? केवल ये इधर वाला जो आप कह रहे हो, ये वाला? यस सर। नहीं बेटा, ये पूरा एल्गोरिथम आपको लिखना पड़ेगा। एल्गोरिथम तो ये चीज़ है ना बेटा, एक्चुअल में एल्गोरिथम ये है, ये वो तो वहाँ पे SCF निकाला हमने, एल्गोरिथम तो ये है, ये पूरा ये जो है ना, ये इसको बोलेंगे एल्गोरिथम, ठीक है बेटा। एल्गोरिथम होता है कोई चीज़ कैसे होती है, मतलब उसका SCF ने कैसे निकाला, मतलब वो पूरी हैपनिंग प्रोसेस, उसकी जो प्रोसेस थी वो एल्गोरिथम है, ठीक है। ये तो बेटा डिवीज़न मेथड है, ये जो है ना, ये डिवीज़न मेथड है ये तो बस, ठीक है। तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। डोंट वरी, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा या तो वो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होगा, 2-3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो 3 नंबर में आएगा, ठीक है। इतना आपको 2 नंबर में इतना बड़ा नहीं करवाएगा कोई भी, ठीक है बेटा। यस सर। ओके ओके, आगे क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। 15 में बोला है फाइंड द SCF, तो इन दोनों का SCF बता देना आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ बताने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो जैसे जो भी नंबर है ना उनके प्राइम फैक्टर कर लो आप ऐसे करके। मैं आपको अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूँ। 32 एंड 48 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों के प्राइम फैक्टर कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे 32 लिखा मैंने, 2 से किया, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ऐसे 48 का इधर 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 के प्राइम फैक्टर्स। तो वो क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जितने भी 2 है सब लिख दो। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, तो 48 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमने लिख लिया। बस इसके बाद एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं ना बेटा, जो दोनों में डिजिट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। जैसे 2 इसमें था, इसमें भी है, एक बार लिख लिया। मल्टीप्लाई 2 इसमें है, उसको भी लिख लिया। मल्टीप्लाई 2 इसमें है, इसको भी लिख लिया। मल्टीप्लाई 2 इसमें है, इसको भी लिख लिया। अच्छा, अब जैसे ये एक बार यूज़ हो चुका है ना, इसको दोबारा यूज़ मत कर लेना कि इसको सर 2 तो इधर भी है और ये दोबारा इधर ये आ गया। नहीं, ये पहले वाला एक बार यूज़ हो चुका है ना, अब इसको दोबारा यूज़ नहीं करना। तो ये वाला 2 है बट इसके साथ कोई दूसरा पेयर है ही नहीं, 3 वाला है। तो 3 तो इसके साथ पेयर बनाएगा नहीं, 3 के साथ बनाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। ये एचसीएफ हो। ठीक है बेटा, समझ में आया, क्लियर है। अब ये मिटेगी नहीं सुमित, आप ही को मिटाना पड़ेगा बेटा। समझ में आया एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वो जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसको आप खुद से कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एक्सप्रेस 50-50 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इज इट यूनिक। तो 50-50 को बस प्राइम फैक्टर कर दो, उसके प्राइम फैक्टर निकाल दो, हो गया खत्म। शो डेट द 321 31 एंड 231 एंड 396 आर नॉट को प्राइम। तो हमें ये दिखाना है ये को प्राइम नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपकी बुक में दिया हुआ था। इससे आगे 16 से आगे कल करेंगे, फिलहाल आप 16 तक ही कर लेना। ठीक है, हाँ अभी मुझे बताओ आप क्या कहना चाह रहे थे। जैसे अभी इसको एंड कर देते हैं।